भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे 25 सालों में उत्तराखंड का कितना विकास कार्य भी हुआ, 25 साल पूरे भी उत्तराखंड ने किए। विकास के किस तरह के आयाम छू रहा है, आपके क्षेत्र में किस तरह के कार्य चल रहे हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड वासियों को रजत जयंती जो हमारा मनाया गया, 25 साल का उत्तराखंड हो गया, तो उसकी पुनः बधाई भी देता हूँ। और जिस 25 साल में जो जो उत्तराखंड की कल्पना की थी, वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो कल्पना और जो उम्मीदें थी वो साकार होती हुई दिख रही हैं। अगर आज देखिए, आज हमारे देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे होंगे, अगर ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में गया है, वो उत्तराखंड में है। ये कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्नेह है, लगाव है, प्यार है। जिस तरीके से आज केंद्र पोषित योजनाएं या राज्य सेक्टर की योजनाएं यहाँ पे बड़े सुचारू रूप से चल रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आज जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड आने वाला जो अगर विश्व गुरु का हम सपना देख रहे हैं कि 2047 में हम एक विकसित भारत की बात करें, विकासशील भारत की बात करेंगे, तो उसमें उत्तराखंड राज्य की अग्रणी भूमिका रहेगी। और मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी है। और डेफिनेटली इंसान को जो है काम के प्रति सजग रहना चाहिए। काम हमेशा जो है आपका इंतज़ार करता है। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि काम मिलेगा तब करूँगा। काम इंतज़ार है, आप करते रहिए। डेफिनेटली हमारा प्रदेश का मुखिया है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने काम पे बखूबी लगे हुए हैं। 24 आवर जो है प्रदेश के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली युवाओं के बारे में सोचते हैं, यहाँ के किसानों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और उसी का प्रतिफल है आज उत्तराखंड एक सस्ता संवरता सा उत्तराखंड बन रहा है। अच्छा, विकास के कार्य किस तरह से चल भी रहे हैं अभी क्षेत्र में? क्षेत्र की आपकी बात करें तो किस तरह के कार्य भी चल रहे हैं? मैं कहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँ तो आप सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, कभी अगर आप समय मिले तो ज़रा पूरे 70 विधानसभाओं का एक सर्वे कर लीजिएगा। मैं इस बात को डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि पुरोला विधानसभा में आज नंबर वन विधानसभा नंबर 1 के काम हो रहे हैं। जो एक विधानसभा एक तरीके से जैसे कुपोषित हो गई थी, जिसमें विकास के नाम की जो है विकास का नाम का ही ढक्कन लग गया था, वो ठप हो गया था विकास। लेकिन जब से हमारे प्रदेश की सरकार बनी और साथ साथ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमें वहाँ पे सेवा करने का मौका मिला, तो आज चाहे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले 2027 तक मुश्किल से रेयर केसेस में कोई गांव होंगे जो सड़कों से वंचित रहेंगे। अगर कोई वंचित भी रहे तो उसके लिए उसकी DPR है या उसके टेंडर प्रक्रिया गतिमान होगी। मैं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके विज़न है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का जो है एक विकास होना चाहिए। तो अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास तभी है जब वहाँ पे कनेक्टिविटी पहुँचेगी। तो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में बात करो, मेरे यहाँ 3 डिग्री कॉलेज हमने इस्टेब्लिश करे। आपके जो इंटर कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस में भवन रहित थे, वहाँ पे भवन बनाने का हमने कार्य किया है। और करीबन 9 से 10 विद्यालयों के हमने जो है भवन की DPR बना दी। कई सारे चीज़ के काम कंप्लीट हो गए। कई विद्यालयों की मैंने जो है लोकार्पण कर चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ, फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। आई वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड माय कॉन्स्टिट्यूंसी ए नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट जितना हो सकता है। और मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उनका सहयोग और सरकार का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है और वहाँ पे जाके हम
विकास के कार्यों को हम गति दे रहे हैं। विधायक जी, क्योंकि चार धामों में से दो धाम तो आप ही के क्षेत्र में पड़ते हैं, जिस जिले से आप आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु भी पहुंचे। हालांकि ये भी देखा जा रहा था, आपदाएं कई बार आई, कई बार यात्राओं पर रोक लगानी पड़ी, बावजूद उसके बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की रही और आगामी, क्योंकि अभी शीतकालीन यात्रा पर भी आप लोग जोर दे रहे हैं, किस तरह की यात्रा ये रहने वाली? से ये उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी सत्कार की भूमि है। अब लोगों का ना जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करी है और केंद्र में हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार है, तब से लोगों ने अपने आप को एक सुरक्षित महसूस किया है। इस बार इतनी आपदा आने के बावजूद भी और रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पे श्रद्धालु आए, मैं यात्री नहीं कहूँगा उनको, श्रद्धालु आए जो जाके तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और वहाँ श्रद्धा भक्ति के तहत अपनी जो है मनोकामनाएं जो लेके आते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बाहर से अगर कोई बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो डेफिनेटली हमारे वहाँ जो स्थायी स्टेक होल्डर है, होटल व्यवसायिक है, होटलियर्स है, तमाम चीज़ें बहुत सारी, तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय का भी एक जरिया बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग जो है शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं, तो शीतकालीन यात्रा का भी एक जो है ये एक अहम हिस्सा है प्रदेश की एक आर्थिकी की डेवलपमेंट के लिए। तो जिस तरीके से भाई ऊपर वाले के साथ तो किसी की लगती नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपर वाला है, तभी तो उसका नाम ऊपर वाला रखा गया। तो इंद्रदेव जो है इस बार बहुत ज़्यादा मेहरबान था और कई जगह क्षति हुई, कई जगह नुकसान हुआ, और उसी का प्रतिफल ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रदेश की चिंता करते हुए यहाँ पे भरपूर सहयोग किया। और आज हम उन जो चीज़ें हमसे क्षतिग्रस्त हुई उनको रिबिल्ड करने का काम करें। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उसके लिए 24 आवर जो है चिंतित है, लोगों की मीटिंगें करते हैं। और आपने देखा होगा आपदा के समय में जाके मुख्यमंत्री जो है जाके, अभी आपको धराली दिख रहा है तो आपके धराली दिखेगा, अभी आपको धराली दिख रहा है तो आपको कहीं और जगह केदारनाथ बद्रीनाथ दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का इस उत्तराखंड के प्रति कहीं ना कहीं जो है लगाव है, चिंता है कि हमारा प्रदेश जो है सस्ता संवरता बने। और रही आने अपकमिंग उसकी यात्रा की बात, तो प्रदेश की सरकार ने अपनी कमर कस चुकी है कि आने वाले समय में हमें क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या हमारे टारगेट्स रहेगा। और अगेन डिपेंड ऑन द वेदर ऑल्सो कि क्या आने वाले समय में किस तरीके का वेदर रहता है, क्या जो मौसम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि लोगों को सुविधाएं दी जाए, लोग बाहर से आए उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। विधायक जी, जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों बढ़ रहा है, ग्रामीण परेशान भी हैं। सरकार किस तरह से काम भी कर रही है या फिर क्या कुछ सुविधाएं उन ग्रामीणों के लिए कर रही है ताकि जो वो लोग डर के साए में आज जीने को मजबूर हैं? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जंगली जानवरों का है, ये उत्तराखंड जो है नियर अबाउट 70 to 80% जो है पूरा वन भूमि पे है। तो एक तो मैं कह रहा हूँ वन भूमि के फॉरेस्ट का एक काला कानून है, जिसकी वजह से खास करके मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ तो मेरी विधानसभा बेसिकली उससे प्रताड़ित है, उसका दंश अभी भी झेल रहे हैं, जो एक फॉरेस्ट का जो एक काला कानून है। लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस भी करी, ये बात तो घोषणा भी करी कि अगर कोई जंगली, ऐसा तो किसी के साथ हो ना, लेकिन घटना होती घट जाती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता घटना को, लेकिन उस घटना को रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को कि लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन उन्होंने अपने घोषणा में कहा है कि भाई कि अगर कोई घटना होती है जंगली जानवरों से, अगर किसी के परिवार में कोई हानि होती है तो उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए तक जो है मुआवजा राशि दी जाएगी। चलिए, ये तो एक बेसिकली उनकी हेल्प है। बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो इस संबंध में, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है, मेरी विधानसभा का जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट जो है वन क्षेत्र में आता है, तो मैंने इस बारे में बात करी मैंने मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अधिकारियों को इसको निर्देशित भी किया है। और साथ साथ जो है मैं चीफ सेक्रेटरी से और सचिव वन से और PCC से भी इस संबंध में बैठक करने वाला हूँ, क्योंकि क्षेत्र में कई सारी भालू के द्वारा आतंक है। बगीचे, हमारे जो बगीचे, बगीचों में जो है जंगली जानवर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं,
तो उन बगीचों के लिए मैंने डीएम को भी बोला कि वे इसकी जॉइंट रिपोर्ट लगाए कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो एक बगीचा बनाने के लिए जो एक काश्तकार जो एक बागवान है अपने ज़िंदगी के कम से 10-15 साल जो है ख़राब कर लेता है, लेकिन जब बड़ा बन जाता है तो जानवर उसको तोड़ता है, तो उसके एक बच्चों की तरह जो है उसको पालता पोसता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बड़ी बड़ी हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है, हतोत्साहित होता है। तो उसके लिए हमें कोई प्रभावी कदम उठाए जाए जिससे कि जो है आने वाले समय में जो काश्तकार हैं उनके कोई नुकसान होता है तो उनके लिए कोई उचित मुआवजा राशि दी जाए, या कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट के द्वारा कहीं जो फेंसिंग घेरबाड़ है तमाम चीज़ें उसकी कोई व्यवस्था की जाए। इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, अब सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी और सचिव बन और पीसीसीएफ से इस संबंध में मैं मुलाकात करने वाला हूँ, उस संबंध में कोई प्रभावी कोई सॉल्यूशन निकले। जी विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हमलावर नजर आ रही है, 2027 के इलेक्शन भी है और ऐसे में 40 सीटें जीतने का वो दावा भी कर रहे हैं, आपका चुनावी रथ रोकने का भी दावा कर रहे हैं, किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या कहें? कांग्रेस की नैया डूब गई है। आपने देखा होगा कि बिहार ने उनको जवाब दे दिया, अब वो छटपटा रखे हैं। जनता ने मोदी जी को पसंद कर लिया और उत्तराखंड ने धामी जी को पसंद कर लिया। तो ये बात सुन लो कि अगली बार जो है तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं और उत्तराखंड में जो है पुनः बीजेपी की जो है 60 सीटें आ रही हैं। और आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, क्या एजेंडा है? एक पोडियम स्पीच कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आप बताइए अपना भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार खुलेगा तो लोगों की तो नींद खुल जाएगी। और क्या भ्रष्टाचार की बताइए, एक वो पोडियम स्पीच है, उस बात को जो है वो हर मंच से कहते हैं। आप बताइए ना, साबित कर लीजिए। हमारी सरकार जाके आपके ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर रही, एजुकेशन ठीक कर रही, नई नई टेक्नोलॉजी ला रही। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी ग्राउंडिंग, यहाँ पे जो इन्वेस्टर सबमिट करी उसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। 1 लाख से भी ज़्यादा करोड़ के जो है MOU साइन होके जो है धरातल पे उतर चुके हैं। तो उनके पास कुछ नहीं है, उनकी जो है स्थिति कांग्रेस की आपसे अंतर कला है, वही डेफिनेटली जो हमेशा का उनका राग है। और कांग्रेस की तो मुझे लगता है उनकी ऑलरेडी जो है नया डूब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है अपनी सरकार बनाएंगी 2027 में। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे दुर्गेश्वर लाल जी, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, 25 साल उत्तराखंड को बने हुए 25 सालों में रोजगार के आप मुद्दे उठा रहे हैं कि काफ़ी रोजगार आपने दिया, किस तरह का रहा और अभी कहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ी कमी बाकी है जिसको और पूरा करेंगे आप लोग? देखिए, एक बात तो जहन में रहती है कि हम अधिक से अधिक कैसे कर पाएँ। ये हमारा उद्देश्य भी रहता है, जहन में भी रहते हैं और प्रयास भी रहते हैं। लेकिन सीमाएँ भी होती हैं। काम जब हम लोग करते हैं तो उसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी हैं कि ताकि जो हमारी अपेक्षाएँ रहती हैं उस हिसाब से पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन रोज़गार की दृष्टि से अगर आप बात करें तो अभी क्या है कि जनरल परसेप्शन ये रहता है कि भाई सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिली। एक जनरल परसेप्शन रहता है, इस पर लोगों को जानकारी रहती है। तो हम लोगों ने जो अभी एक आंकड़ा सरकार ने जारी किया था कि जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक लगभग 38,000 नौकरियां सरकारी मिली हैं जब से राज्य बना, और उसमें से 26,000 नौकरियां सिर्फ इन 4 सालों में मिली। तो अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो इन 4 सालों में हमने सरकारी नौकरियों के आंकड़ों में बहुत अधिक इजाफा किया है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से वो पर्याप्त है मैं नहीं बोल रहा हूँ, या वो सब हो गया ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से हम लोगों ने बेहतर काम किया है, ये आपको मानना होगा। मैं अक्सर एक लाइन पर बात करता हूँ कि सरकारी नौकरी भी एक रोजगार है। भाई किस तरह आदमी आजीविका चलती रहे, परिवार चले, जीवन चले, उसका एक साधन है। लेकिन एकमात्र सरकारी नौकरी ही साधन है ऐसा नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ पहाड़ के तमाम युवाओं से कि वो उस माइंडसेट से बाहर निकलें और स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़ें, क्योंकि वो भी संसाधन है जीवन को आगे बढ़ाने के। वो प्राइवेट सेक्टर की ओर आगे बढ़े, क्योंकि सरकारी नौकरी आप 100% भी अगर भर देंगे तब भी आप 100% बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते प्रदेश की। तो आपको कहीं ना कहीं जो बाकी के ऑप्शन हैं उन पर भी जाना पड़ेगा। तो बाकी ऑप्शन हमारे पास स्वरोजगार के ऑप्शन हैं, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन हैं,
और सरकार ने स्वरोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रही है, तमाम योजनाएं सरकार की आ रही हैं, वो कृषि के क्षेत्र में आ रही हैं, बागवानी के क्षेत्र में आ रही हैं, वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में आ रहे हैं, कुक्कुट पालन के क्षेत्र में आ रहे हैं, गोट फार्मिंग चल रही है, आपका जो पशुपालन में जैसे आप डेयरी फार्मिंग वगैरह उसमें काम हो रहा है, तो वो भी एक साधन है कि उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सके। कृषि के क्षेत्र में बागवानी पर बात हो रही है, जैविक खेती पर बात हो रही है, मिलेट्स की मार्केटिंग पर बात हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालयाज करके डेवलप किया, 33,000 महिलाएं आज उसकी सदस्य हैं, उसके माध्यम से उनकी इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो तमाम प्रयास हैं सरकार के। पर्यटन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर पर्यटन जितना आगे बढ़ेगा, धार्मिक तीर्थाटन जितना आगे बढ़ेगा, उतना रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे। वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को काम देने की बात है कि उनको उनकी आजीविका बेहतर कैसे हो सके, उनका जीवन कैसे बेहतर चल सके, उसमें एक प्रयास है। तो सरकार उस प्रयास को कर रही है। और एक अच्छा ये भी कहा जा सकता है कि सब्सिडी छोड़ दी जा रही है, बीज बहुत उपलब्ध। सारे अब आप बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनमें हम लोग सब्सिडाइज करके लोगों को इस लायक बना रहे कि लोग अपना काम कर सकें। तो मतलब सरकार के प्रयास है, कुल मिला के सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है ताकि आम लोग उसका लाभ उठाकर और अपनी आजीविका को चला सके, अपना रोजगार पा सके। सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भरता जो है कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा करती है, वो एकमात्र साधन नहीं है। तो और ऑप्शंस पे भी लोगों को जाना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा विधायक जी, क्योंकि ओपनल कर्मचारी लंबे समय से ये अपनी मांग कर रहे थे, हालांकि सरकार ने अब फैसला भी लिया है कि समान वेतन देंगे अगर 12 साल से अधिक है तो। लेकिन वहीं अगर बेरोजगार युवाओं की बात करें तो उनका कहना है कि अगर ओपनल कर्मचारियों को आप रख देंगे सरकारी नौकरियों में तो वो जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए दुविधा हो जाएगी। तो अब इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप दोनों संघ को लेकर? देखिए दिक्कत क्या है कि आपसी कन्फ्रंटेशन भी है। जब हम एक को स्थान देते हैं तो वो दूसरे का स्थान खाता है, ये स्वाभाविक है। कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। अगर हम एक के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरे का अधिकार कहीं ना कहीं सीमित होते हैं। तो एक कन्फ्रंटेशन आ जाता है सामने। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि आपस में किस तरह तालमेल बिठा के और हमारा जो बेरोजगार नौजवान है उसके भी अवसर खत्म ना हो, और उपनल का जो उन लोगों का भी एक समस्या तो यही है कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आखिर कैसे करके करेंगे। बहुत सीमित उनको पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तो कैसे उनका जीवन आगे बढ़े। लोगों ने 12-12, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अब वो इस एज में आ गए कि अब वो नई नौकरियां भी नहीं पा सकते। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन को भी सुरक्षित करना है। तो इन दोनों के बीच में सरकार प्रयास, इसीलिए समय लग रहा है। अगर ये दिक्कत नहीं होती तो सरकार तो कभी निर्णय ले चुकी होती। लेकिन उन दोनों में तालमेल कैसे बैठ सके, दोनों के लिए व्यवस्थाएं कैसे ठीक की जा सके, इसमें समय लग रहा है। इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। क्योंकि कोर्ट भी बार बार आदेश दे चुकी है और अब तो सरकार के ऊपर ही फैसला है, समान वेतन। देखिए क्या है ना, कोर्ट में जो जाएगा, कोर्ट उसके पक्ष को सुनती है। मान लो मैं किसी विषय को लेकर कोर्ट में जाऊँ, मैं एग्रीड पार्टी हूँ, तो कोर्ट सिर्फ मेरे विषय को लेकर निर्णय लेती है। लेकिन मेरी बगल में जिसका राइट मारा जा रहा है, जो कोई दूसरा बाकी को, वो तो कोर्ट का पार्ट नहीं है, वो तो हियरिंग का पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में निर्णय नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार जब निर्णय करती है तो सरकार दोनों को साथ लेकर निर्णय करती है, दोनों के बारे में सोचकर निर्णय करती है। इसीलिए कोर्ट के निर्णय को भी इम्प्लीमेंट करने में सरकार को थोड़ा दिक्कतें आ रही है और उसका वो रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने उप समिति बना रखी है, उसकी राय आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है भाई 12 साल से ऊपर वालों को हम समान वेतन और समान कार्य समान वेतन देंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही कारण है जो आपसी जो तालमेल नहीं बैठ रहा है कि उनके अधिकार भी हमको बचाने हैं बच्चों के, इधर इनको भी हमको सुरक्षित करना है, क्योंकि इनका भी जीवन लग गया समझो उपनल के माध्यम से। इनको भी कैसे सुरक्षित कर सकें और उनके अवसर कैसे कम ना हो, उस पर चिंता कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। विधायक जी, जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। ये देखने में भी आ रहा है कि तमाम क्षेत्रों में चाहे अब भालू का आतंक हो या फिर गुलदार का आतंक हो, ये बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार क्या कुछ फैसला भी ले रही है और इस कड़ी में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? देखिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम ये कर दिया कि डेली बेसिस पे इस समय मॉनिटरिंग हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निर्देश है मुख्यमंत्री के और सरकार के कि डेली बेसिस पे रिपोर्ट लें सब जगह से, डिपार्टमेंट से। और इसमें मेरा यहाँ के लोगों को भी ये कहना है कि सरकार ने अपना एक नंबर दिया है कि वो जो भी उनके पास सूचनाएं हो इस संबंध में वो विभाग को उपलब्ध कराएं, सरकार को उपलब्ध कराएं, ताकि सरकार समय रहते कार्रवाई कर सके और वहाँ ये जो वन्य जीव और मानव संघर्ष है इसको रोका जा सके। तो निश्चित तौर पर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई ठोस सुझाव हो तो वो सुझाव भी सरकार तक आ जाने चाहिए। कि हो सकता है आम आदमी बेहतर सुझाव दे सकता है,
क्योंकि व्यवहारिक तौर पर उस चीज़ को झेल रहा है, फेस कर रहा है। तो कोई अगर बेहतर सुझाव होगा तो सरकार उस पर भी विचार करेगी, लेकिन सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है, इस पर काम कर रही है। और बाकी जो ये लोग जो घायल हो जा रहे हैं उनका क्या उपचार के लिए भी सरकार उनके लिए भी सरकार ने कोई राशि बढ़ाई है और उनका उपचार सरकार कराएगी, सरकार करे, हम उसको अपने स्तर पर कराएंगे तो अच्छी बात है, सरकार को कराना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। विधायक जी, इस बार की चारधाम यात्रा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार पहुंचे, शीतकाल की क्या कुछ तैयारियां चल रही शीतकाल यात्रा की? और दूसरा, क्योंकि इस बार के यात्री बड़ी संख्या में पहुंचे, तो आगे के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यात्रा हर वर्ष बढ़ रही है और मैं जो ये यात्रा है, ग्रीष्मकालीन यात्रा है, इसको रोजगार से जोड़कर देखता हूँ। जितना अधिक यात्री आएगा उतना हमारे रोजगार के अवसर हमको बनेंगे, तो ये एक अच्छा संकेत है। पर्यटन के माध्यम से हम लोगों को रोजगार में इजाफा हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए शीतकालीन यात्रा की भी बात की और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पिछली बार भी श्रद्धालु आए थे, शीतकालीन यात्रा पे भी लोग आए थे और आगे भी आ रहे हैं। तो शीतकालीन यात्रा का इसीलिए प्रावधान किया गया, इसीलिए हम लोग इस पर गंभीर हैं कि पहले क्या होता था, सिर्फ यात्रा के माध्यम से 6 महीने का रोजगार मिलता था और 6 महीने आदमी बैठ के उसको खाता था, उसमें कोई काम नहीं होता था। अब 12 महीने काम मिलेगा आपको, तो 12 महीने अगर आपको काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बेहतर होगा, आपका आय के साधन बढ़ेंगे। और उसमें अगर मान लो इस शीतकाल में आप सिर्फ मेंटेन भी कर लेते हैं तो जो ग्रीष्मकाल में आपने कमाया वो आपके लिए एक अर्जन हो जाएगा धन का, वो बेहतर रहेगा। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, हमको सफलता मिल रही है इसमें। अब 2-4 साल में आप देख रहे हैं, ये जैसे ग्रीष्मकालीन वो चलती है, यात्रा चलती है, वैसी शीतकालीन यात्रा भी चलेगी, उस पर काम हो रहा है। विधायक जी, विपक्ष एक आरोप आप लोगों पर ये लगाता है कि चारधाम के जो यात्रा के रिकॉर्ड है वो तो आप अच्छे से बताते हैं, लेकिन जब आपदा में कई लोग मर जाते हैं या वो आंकड़े छिपाए जाते हैं, ऐसा आरोप जो है वो विपक्ष की ओर से लगाया। कोई आंकड़ा नहीं छिपाया जाता, पब्लिक डोमेन में है और आज सोशल मीडिया इतना सशक्त है कि आज आप कुछ भी छुपा नहीं सकते और जो जो आपको नहीं मालूम होता वो भी पता चल जाता है। तो कुछ नहीं छुपाया जा सकता, ये सिर्फ आरोप मात्र है। और जो भाई फैक्ट तो दिखाएंगे ना। अब मान लो अगर 10 लोग हताहत हुए तो 12 तो नहीं कहेंगे, उसको 10 ही कहेंगे ना। अब अगर विपक्ष चाहता हो कि ज़्यादा लोग हताहत हों ताकि उनको आरोप लगाने में आसानी हो जाए तो ये विपक्ष की मानसिकता हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो यथार्थ है हम उसके आधार पर अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी आए थे, योगा सेंटर्स स्थापित करने की उन्होंने बात की थी। पिछली बार आए तो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की थी। हालांकि क्योंकि जब डेस्टिनेशन वेडिंग की बात आती है तो आज उत्तराखंड में रुझान बढ़ रहा है, लोग अपने बच्चों की शादियां करा रहे हैं। अब योगा सेंटर्स को किस तरह से स्थापित करेंगे, उसके लिए क्या किस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी हम लोग वेलनेस सेंटर्स पे काम कर रहे हैं और उसमें क्योंकि योगा के प्रति जो अट्रैक्शन लोगों में बढ़ा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं और उसमें योगा को प्रिफर कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर अवस्थापना सुविधाएं जुटा दे पहाड़ों में, ये सबसे अनुकूल स्थान है। क्योंकि योगा का सेंटर ही आज हरिद्वार है हमारा, ऋषिकेश है और ये ऋषि परंपरा है व्यायाम की, तो इसके लिए पहाड़ से ज़्यादा अनुकूल कोई जगह हो नहीं सकती। और माननीय मोदी जी का फोकस भी इसी पर है कि रोजगार के अवसर बढ़े पहाड़ों में और पूरे देश का आकर्षण बने ताकि उत्तराखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो उन्होंने हर समय उत्तराखंड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। इस बार जब उनका स्थापना दिवस पर भाषण था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल जैसे एक लोकल आदमी बात करता है, यहाँ के मर्म को समझता है और उसका समाधान देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक वही काम किया और उसके कारण लोगों में भी बड़ा उत्साह है और हम लोग उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। विधायक जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है, 2027 की तैयारियों में भी वो बता रहे हैं कि पूरी तरह जुट गए हैं, 40 सीट लेने का वादा कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि 2027 में आपका चुनावी रथ रोकेंगे, और अब तो ये भी कह रहे हैं कि जो सांसद और विधायकों ने जो गाँव गोद लिए थे वहाँ पर जाकर के तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। कि वो विपक्ष है, उनके आरोप लगते रहेंगे, हम उसका जवाब देते रहेंगे, लेकिन ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार का परिणाम पिछली बार से बेहतर भाजपा को आएगा। 50 से अधिक सीटें हम जीतने जा रहे हैं, बाकी के 20 बच्चे उसमें से वो कितने ला पा रहे हैं ये उस पर विचार करें, क्योंकि उसमें सब लोग हैं और 50 से ऊपर हम लोग हैं। तो उनके अपने आंकड़े, मेरे अपने आंकड़े हैं। वो तो पिछली बार भी सरकार बना रहे थे, कहाँ गई सरकार? पिछली बार भी बना रहे थे ना, कहाँ गई सरकार? तो इस बार भी वैसे ही हवाई सरकार बना रहे जैसे पिछली बार बनाई थी। लेकिन हम तो पिछली बार भी कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो जिस तरह का चलन था कि पहले एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस मिथक को तोड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे, हमने बनाई
और मेरा स्पष्ट कहना, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि इस बार भाजपा सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और हम 50 से ऊपर सीटें लाने जा रहे हैं। अब कांग्रेस उन 20 सीटों में कौन सी सीटें जीत सकती है उसका आकलन कर लें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक मनोज चमोली जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।